इस मूवी के स्टार्ट में हम एक प्रोग्रामर को एक कंपनी के प्रमोशनल इवेंट में देखते हैं जिसका नाम पैन शेंग था। पैन शेंग अपने सीईओ के डिसीजन के कारण काफी मायूस था क्योंकि उसने एक नए एम्प्लॉय को डायरेक्टर बना दिया था और पैन शेंग को उम्मीद थी कि डायरेक्टर उसे बनाया जाएगा, जिसकी वजह से वो रिजाइन कर देता है। पैन शेंग असल में अपने स्कूल का बेस्ट ग्रेजुएट था और वो हैकिंग की वेबसाइट्स क्रिएट करने का भी एक्सपर्ट था। अब क्योंकि पैन शेंग के पास कोई भी जॉब नहीं थी, इसलिए उसे एक ऑनलाइन गेम कंपनी का इनविटेशन मिलता है। वहां जाते हुए प्लेन में पैन शेंग और बाकी नए कैंडिडेट्स को उनके सीनियर एन की तरफ से ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। पैन शेंग यहाँ अपनी स्किल्स को यूज करके बाकी लोगों के सेलफोन्स हैक कर लेता है ताकि वो बाकी नए एम्प्लॉयज की आइडेंटिटीज का पता लगा सके। खैर, कंबोडिया का उनका ये सफर काफी दूर था और उन्हें 10 घंटे का ट्रांजिट भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से पैन शेंग और बाकी एम्प्लॉयज को फन करने का मौका मिलता है और वो रेस्ट करते हुए वहाँ का एटमॉस्फेयर एंजॉय करने लगते हैं। वो लोग जब इधर उधर घूमते हुए खूबसूरत लड़कियों को देख रहे थे तो तभी कुछ गुंडों का एक ग्रुप वहाँ आके उन्हें किडनैप कर लेता है और उन्हें लेकर अपने ठिकाने पे पहुँच जाते हैं, जहाँ एक आदमी उनका स्वागत करता है जो कि उन गुंडों का बॉस था और उसका नाम लू बिनकुन था। लू यहाँ उन सबसे अपोलोजाइज करता है क्योंकि उसके लोगों ने उन्हें मारा पीटा था, इसलिए वो लोग मजबूरन लू से कोऑपरेट करने के लिए तैयार थे। जिसके बाद लू उन्हें अपने साथ ले जाता है और सबसे पहले उन्हें अपने सैकड़ों एम्प्लॉयज दिखाता है जो कि ऑनलाइन गैम्बलिंग साइट्स मैनेज करते थे, जिनमें से कुछ लोगों का काम कस्टमर से कांटेक्ट करना और उनसे बड़ा मुनाफा कमाने का प्रॉमिस करना था। सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद लू उन्हें इंटरनेट सिक्योरिटी रूम में ले आता है और ये जगह सिर्फ ऐसे जीनियस लोगों के लिए थी जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ सकते थे। इसी वजह से उस रूम में मौजूद लोगों को 30,000 येन पे किया जाता था और ये अमाउंट उन लोगों को पे की जाने वाली सैलरी से बहुत ज्यादा थी जो कि नीचे वाले फ्लोर पे काम करते थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ 8,000 येन दिए जाते थे। लू उन्हें ये भी बताता है कि उसका कोई भी एम्प्लॉय सेलफोन यूज नहीं कर सकता। जिसके बाद लू उन्हें एक स्पेशल एक्सेस वाले रूम में ले जाता है और वो रूम असल में क्रोपियर यानी के कार डीलर्स के लिए था, जहाँ बहुत सी खूबसूरत और अट्रैक्टिव लेडीज थी जो कि कस्टमर्स को पोकर, बैरेट, रोलेट और दूसरी गैम्बलिंग गेम्स खेलने के लिए अट्रैक्ट करती थी। उस जगह को देखने के बाद पैन शेंग वहाँ काम करने से मना कर देता है क्योंकि वो एक स्कैमर के तौर पे काम नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे रोक लेते हैं क्योंकि उस जगह काम करना या ना करना अब उसकी चॉइस नहीं थी। उसी शाम पैन शेंग और बाकी वर्कर्स को एक रेस्ट एरिया में लाया जाता है जो कि एक तरह की बैरिकें थी, जहाँ वो ठीक तरह से सो तो नहीं सकते थे बल्कि सिर्फ आराम कर सकते थे। कुछ देर बाद वो लोग शेंग के पास आते हैं और उसे अपनी फैमिली को ये इन्फॉर्म करने का कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद वो लोग वहाँ मौजूद अपने एक एम्प्लॉय को मारने लगते हैं क्योंकि उसने वहाँ से भागने की कोशिश की थी। 12 घंटों बाद वो लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ लू का ट्रस्टेड साथी एन, जिसका असली नाम यांग था, वो पैन शेंग के पास आता है और उसे वेब स्क्रैपिंग करने का कहता है, यानी कि बॉट्स को यूज करके डिफरेंट वेबसाइट से डाटा और कॉन्टेक्ट निकालना। लेकिन शेंग जब उसकी बात मानने से मना करता है तो यांग उसे मारने लगता है और इस दौरान उसका एक कान भी ऑलमोस्ट कटने वाला था। लेकिन इससे पहले कि यांग उसका कान काटता, लू भी वहाँ पहुँच जाता है और यांग को शेंग के साथ थोड़ा पोलाइट होने का कहता है ताकि वो उसके ऑर्डर्स फॉलो कर सके। ये सुनकर शेंग, जो कि पहले ही काफी ज्यादा डरा हुआ था, वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ हम ये देख पाते हैं कि शेंग और बाकी सब लोग ऑनलाइन गैम्बलिंग के लिए एक एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं ताकि वो एडवर्टाइजमेंट काफी सारी वेबसाइट्स पे अपीयर हो सके और वो लोग प्रमोशंस और एडवर्टाइजिंग डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से रिजल्ट्स हासिल कर सके। शेंग उस जगह पर सड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो एक पेपर पे हेल्प की रिक्वेस्ट लिखता है और वॉशरूम में आके उसे विंडो से बाहर फेंकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि सभी विंडोज तो लॉक थी और उन्हें आयरन बार्स से कवर किया गया था, इसलिए शेंग को काफी ज्यादा मुश्किल होती है और इसी दौरान टॉयलेट टूटने के कारण शेंग नीचे आके गिरता है। इसके बाद हमें कुछ महीने पहले का टाइम दिखाया जाता है जहाँ हम एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल को देखते हैं जिसे अभी अभी काम से निकाला गया था क्योंकि उसकी फोटो एक गैम्बलिंग एडवर्टाइजमेंट कंपनी के लिए यूज की गई थी। इसके बाद एक दिन इस खूबसूरत मॉडल, जिसका नाम एना था, उसे उसकी दोस्त एन से मिलवाने ले जाती है। एन यहाँ उसे क्रोपियर यानी के कार डीलर की जॉब ऑफर करता है जहाँ उसकी सैलरी 1.5 लाख येन होगी। अब क्योंकि एना के पास जॉब नहीं थी और उसे पैसों की भी जरूरत थी, इसलिए वो फौरन से इसके लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एना और कुछ और लड़कियां जिन्हें क्रूपियर बनाया जाना था, उन्हें अपने हेडक्वार्टर ले जाया जाता है, लेकिन इसके लिए उन्हें प्रॉपर एयर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड नहीं की जाती, बल्कि उन्हें कुछ बसों में इलीगल इमिग्रेंट्स की तरह लैंड रूट्स के थ्रू ले जाया जाता है, जहाँ पहुँचने पर एना और बाकी लड़कियों को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं
जिसके बाद उनसे मोबाइल फोन्स, पासपोर्ट, पैसे और बाकी चीजें भी ले ली जाती हैं। लू यहाँ उन सबको बताता है कि अगर वो लोग घर जाना चाहें तो उन्हें इसके लिए कस्टमर से 5 मिलियन येन कलेक्ट करना होंगे। बजाहिर एना यहाँ जो कुछ करती है वो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं थी, बल्कि ये प्लेयर्स को गेम की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक रीप्ले था और ये सब कुछ उन प्लेयर्स को इस गेम की लत लगाने के लिए किया जाता था ताकि वो उस टाइम तक ये गेम खेलते रहें जब तक कि वो बैंकरप्ट नहीं हो जाते। इस काम में एक्सपर्ट बनने के बाद एक दिन एना के स्टमक में बहुत ज्यादा पेन होने लगती है, इसलिए वो अपना काम छोड़ के वॉशरूम चली जाती है। और यही वो टाइम था जब एना और शेंग पहली बार मिले थे। उस टाइम जब शेंग टॉयलेट टूटने के कारण गिर गया था। एना और शेंग को यहाँ एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलता है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे यांग आ जाता है जो कि एना को ढूंढ रहा था, इसलिए वो दरवाजा पीटने लगता है। ये जानकर एना, जो कि नहीं चाहती थी कि शेंग पकड़ा जाए, वो उसे छुपने का कहती है क्योंकि शेंग ने उसे 5 मिलियन येन का टारगेट अचीव करने के लिए उसकी हेल्प करने का प्रॉमिस किया था। एना अब जैसे ही दरवाजा खोलती है तो यांग उसे सबक सिखाता है क्योंकि वो किसी को बताए बगैर काम से गायब हो गई थी। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि यांग चुपके से एना को पसंद करने लगा था, इसलिए वो यहाँ उसकी हेल्प करता है और अपने बुरे बिहेवियर पर उससे माफी मांगता है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी यांग को वॉशरूम से कोई आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो फौरन से चेक करने जाता है। उसी टाइम शेंग, जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था, वो उस पेपर को जिसपे उसने हेल्प का मैसेज लिखा था उसे निगल लेता है। इसलिए यांग जब उसे पकड़ता है तो उसे ये पता नहीं चलता कि यांग ने वो पेपर निगल रखा था। किसी और जगह हम एक यंग लड़के को देखते हैं जिसने अभी अभी अपनी गर्लफ्रेंड को ड्रॉप किया था। उसे अचानक से उसी ऑनलाइन गैम्बलिंग कंपनी का मैसेज रिसीव होता है जिसे लू मैनेज करता था, जहां वो ऑफर किए गए प्राइसेस देख के लालच में आ जाता है, जिसकी वजह से ये हैंडसम यंग मैन जिसका नाम टियान था वो फौरन से गेम खेलना शुरू कर देता है। टियान को यहाँ एना को फेस करना पड़ता है जो कि कार डीलर थी। टियान एक के बाद एक गेम खेलते हुए काफी इंजॉय करने लगता है और एक टाइम पे काफी बड़ा प्रॉफिट हासिल करने के बाद वो तुरंत गेम खेलना बंद कर देता है। उसके मुसलसल जीतने के कारण टियान यहाँ अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ करता है। वो उन्हें बताता है कि वो डीलर से मुसलसल जीतने में इसलिए कामयाब हुआ है क्योंकि वो हर गेम में बेट बढ़ा रहा था और उसे यकीन था कि अगर वो इस तरह बेट्स बढ़ाता रहा तो वो जीतता रहेगा। इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अच्छा सा गिफ्ट लेने के लिए वो एक बार फिर से खेलने जाता है और आखिरकार वो गेम हार जाता है। ये उसके लिए शर्म की बात थी। वो इतना जुनूनी हो गया था कि उसने अपने सारे पैसे बेट पे लगा दिए थे। इसके बाद शेंग उसे एना का वॉइस मैसेज भेजता है जो कि टियान को रोलेट गेम में बेट लगाने का कहती है। ये ऑफर सुन के टियान का दिल एक बार फिर से ललचाने लगता है और अब वो अपनी गर्लफ्रेंड सोंगयू को बर्थडे प्रेजेंट देने के लिए लोन शार्क से पैसे उधार लेता है। उनकी कन्वर्सेशन के दौरान टियान को शेंग की तरफ से टिप मिलती है जो कि एना बन के उससे कांटेक्ट कर रहा था। वो उसे रोलेट गेम खेलने के लिए एक बार फिर से अट्रैक्ट करती है। इसे वो जल्दी से पावर बैंक ढूंढने जाता है क्योंकि उसके सेलफोन की बैटरी लो हो गई थी। कुछ ही देर में वो गेम खेलना स्टार्ट कर देता है और पहली गेम जीत जाता है। अगले दिन काम करते हुए टियान बास्केटबॉल मैच भी देख रहा था और तभी अचानक से उसे एना का मैसेज आता है जो कि उसे सॉकर लॉटरी खेलने का कहती है, जैसा कि पहले गोल कौन करेगा और वो गोल कितने मिनट पे होगा। वो उस गेम का फाइनल स्कोर गेस करके भी पैसे कमा सकता था और इसी तरह की और भी दूसरी चीजें। ये ऑफर्स देख के, जो कि बहुत ज्यादा टेम्पटिंग थी, टियान फौरन से गेम खेलने के लिए पैसे डिपॉजिट करता है। लेकिन शेंग के एडवाइसेस के कारण उसे काफी ज्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ता है और उन लॉसेस को कवर करने के लिए टियान अपने गिर्द मौजूद लोगों को अपने रेफरल कोड के साथ उस गैम्बलिंग साइट में रजिस्टर होने के लिए कहता है। टियान को बहुत बुरी तरह गैम्बलिंग की लत लग चुकी थी, जिसके लिए वो अपने कुछ लग्जरी आइटम्स बेच देता है और अपने नेबर से उधार लेना भी शुरू कर देता है। टियान गैम्बलिंग का इतना दीवाना हो चुका था कि एक दिन ऐसा भी आता है जब वो अपना डेट पे करने के काबिल भी नहीं रहा था, इसलिए डेट कलेक्टर टियान के पेरेंट्स के घर को लूट लेते हैं और क्योंकि टियान के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसे लोन शार्क टियान को बहुत से क्लिनिक्स ले जाते हैं और उसका ब्लड निकाल कर बेचने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि उसकी जान जाती, टियान के पेरेंट्स अपनी खानदानी जमीन बेच के उसका डेट पे कर देते हैं, पर इसके बाद भी टियान पे कोई असर नहीं होता। वो ठीक होते ही इस चीज को लेकर परेशान होने की बजाय इसके पीछे और ज्यादा पागल हो जाता है और यहाँ तक कि वो पैसों के लिए अपने पेरेंट्स की तरफ से दी गई कार गिरवी रख देता है जिसकी कीमत 3 लाख येन थी। उसी टाइम टियान की मदर को पता चलता है कि टियान ने अपने सभी क्रेडिट कार्ड्स की लिमिट्स को भी यूज कर लिया था, इसलिए वो सोंगयू को टियान का ख्याल रखने का कहती है। टियान जब सोंगयू से मिलता है तो वो उसे एना का नंबर सेव करके बेट लगाने का कहता है। इस मौके पर टियान ने सोंगयू को साउथ कोरिया के फाइनल स्कोर 2-0 पे 2 लाख येन बेट लगाने का कहा था, लेकिन जर्मनी के गोल करते ही वो ये बेट हार जाता है। पर वो अब सब कुछ नहीं हारना चाहता था, इसलिए वो जर्मनी के फाइनल
फाइनल स्कोर 2-0 पे 1 लाख येन बेट लगाने का कहता है। लेकिन हैरानकुन तौर पे एना की इंस्ट्रक्शन पे टियान इस बार ये बेट जीत जाता है और अपना ही 1 लाख येन वापस मिलने की उम्मीद के साथ वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी सोंगयू उसे बताती है कि उसने 1 लाख येन वाली बेट कैंसिल कर दी थी। ये सुनकर टियान, जिसे अभी अभी उम्मीद की कोई किरण नजर आई थी, उसे सोंगयू की हरकत की वजह से काफी गुस्सा आता है। लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अगले दिन बहुत सारा मुनाफा कमाने के लिए और अपना सारा डेट पे करने के लिए टियान अपनी ग्रैंड मदर के घर आता है और उनका जेड नेकलेस चोरी कर लेता है। लेकिन टियान अब बेचैन होने लगा था, क्योंकि एक तरफ तो वो गैम्बलिंग छोड़ना चाहता था, जबकि दूसरी तरफ वो डीलर से लिया जाने वाला सारा पैसा वापस पे करना चाहता था। दूसरी तरफ सोंगयू, जो कि ये नहीं चाहती थी कि टियान और ज्यादा पागल हो, वो इस इंसिडेंट की रिपोर्ट पुलिस में कर देती है, जिसके कारण पुलिस चीफ सियाओ उसे जल्द से जल्द इस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने का यकीन दिलाती है। दूसरी तरफ टियान, जो कि लूजिंग स्ट्रीक को एक्सपीरियंस कर रहा था, उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। वो गुस्से में आके अपनी मदर को रूम में लॉक कर देता है, जिसके बाद वो खुद को नुकसान पहुंचाते हुए अपनी मदर से अपने फादर के सेफ डिपॉजिट बॉक्स का पासवर्ड पूछता है। उसकी मदर, जो ये नहीं चाहती थी कि उनके इकलौते बेटे को कुछ हो, वो मजबूरन उसे सेफ कोड दे देती हैं, जहां से वो अपने घर का सर्टिफिकेट उठा लेता है और फिर से एना से कांटेक्ट करता है। दूसरी तरफ यांग ये देख के शैंग को कहता है कि वो टियान को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज करे, ताकि इस तरह उन्हें मिलने वाले पैसों को पुलिस ट्रेस ना कर सके। और एना जैसे ही उसे चारा डालती है, टियान लू के क्रिप्टो अकाउंट में 8 मिलियन युआन ट्रांसफर करने के लिए मान जाता है। पैसे मिलने के बाद लू ने बहुत से अकाउंट्स में डिवाइड कर देता है और अपने सबऑर्डिनेट्स, जो कि पूरे देश में फैले हुए थे, उन्हें वो सारा पैसा विड्रॉ करने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ सोंगयू और टियान के पेरेंट्स, जो कि टियान की हालत को लेकर चिंतित थे, वो उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। जबकि इधर लू को जब सारा पैसा मिल जाता है तो वो टियान का सेल फोन नंबर ब्लॉक कर देता है। कुछ ही देर में सोंगयू और टियान के पेरेंट्स टियान के अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। टियान, जिसे अब रियलाइज हो चुका था कि उसने उन लोगों को चीट किया है और डिसअपॉइंट किया है जो कि उससे प्यार करते हैं, इसलिए वो फौरन से अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग से कूद के अपनी लाइफ खत्म कर लेता है। दूसरी तरफ टियान से बड़ा मुनाफा कमाने के बाद लू और उसके साथी एम्प्लॉयज एक बहुत बड़ी पार्टी करते हैं और ये बात साफ जाहिर थी कि लू और उसका ग्रुप काफी खुश था, जो कि उनका शिकार होने वाले विक्टिम फैमिली से काफी ज्यादा डिफरेंट था और वो बैंकरप्ट भी हो चुके थे, जिसके कारण वो काफी ज्यादा परेशान थे और होपलेस भी हो चुके थे। जबकि लू विक्टिम्स की परवाह किए बगैर उस दिन को सेलिब्रेट कर रहा था जिस दिन वो इतना मुनाफा कमाने में कामयाब हुआ था। लेकिन इसके बावजूद कि शैंग ने एना को वो रिक्वायरमेंट पूरी करने में हेल्प की थी जिससे वो अपने घर जा सकती थी, पर फिर भी लू ऐसा नहीं होने देता और उसे फिर से डीलर बनने का कहता है। ये सुनकर एना काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। शैंग की सफलता के बाद उसे प्रोमोट कर दिया जाता है और अब उसका काम सिक्योरिटी सिस्टम की देखभाल करना था। अपने नए रूम में पहुंचने के बाद शैंग, जिसने अभी भी अपने पास कुछ पैसे रखे थे, वो उस डॉलर के नोट पे SOS इमरजेंसी नंबर लिखने लगता है और जब सभी एम्प्लॉयज को एक गाड़ी में ले जाया जा रहा था तो शैंग वो डॉलर का नोट एना को दे देता है। ये जानने के बाद कि शैंग क्या चाहता था, एना उससे कहती है कि वो इन पैसों को खर्च कर देगी। वो लोग जब एंटरटेनमेंट वेन्यू पे पहुंचते हैं तो शैंग और बाकी सबको खुश होने के लिए फोर्स किया जाता है ताकि यांग उनकी फोटोग्राफ्स लेके उनकी फैमिलीज को सेंड कर सके। इसी दौरान एना को मौका मिलता है और वो एक वेटर से हेल्प के लिए कहने वाली थी, लेकिन तभी एक विजिटर उससे टकराता है और वो डॉलर का नोट नीचे गिर जाता है। शैंग जब ये देखता है तो वो यांग को पता चलने से पहले फौरन से वहाँ जाता है और वो नोट ले लेता है। इसी के साथ ही हमें एक वीक बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि शैंग ने कंप्यूटर सिस्टम को इस तरह से प्रोग्राम किया था कि अब उन्हें ऑफरिंग और प्रोमोटिंग के लिए एम्प्लॉयज की हेल्प की जरूरत नहीं रही थी। इसलिए लू आखिरकार प्रमोशन डिवीजन के एम्प्लॉयज को उनके घर भेजने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ से जाते हुए एक एम्प्लॉय जिसका नाम जिम था, वो जब शैंग को गुड बाय कहता है तो शैंग उसे वही डॉलर का नोट दे देता है जो कि वो रेस्टोरेंट से वापस ले आया था। रास्ते में यांग के पास सिगरेट्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन अब क्योंकि उसके पास कैश मनी नहीं थी, इसलिए वो एक एक करके सब एम्प्लॉयज के ट्राउजर्स की पॉकेट्स चेक करने लगता है। जिम, जो कि यांग के पीछे था, वो यांग से वही डॉलर का नोट छुपाते हुए पकड़ा जाता है। यांग जब उन पैसों को खर्च करता है तो कैशियर उसे वापस बुला के कहती है कि वो ये पैसे नहीं ले सकती क्योंकि इसके पीछे कुछ लिखा हुआ है। इस इंसिडेंट के बाद लू अपने सभी एम्प्लॉयज को इकट्ठा करता है जहाँ वो लोग जिम को टॉर्चर करते हैं और लू से उस आदमी का नाम पूछता है जिसने वो SOS इमरजेंसी नंबर उस डॉलर के नोट पे लिखा था। ये देख कर के जिम काफी ज्यादा इंजर हो गया है और वो ये भी नहीं चाहते थे कि कोई और इस चीज का विक्टिम बने, इसलिए शैंग और एना फौरन से खुद को सरेंडर कर देते हैं। इतनी बड़ी मिस्टेक के कारण लू अपने लोगों को उन्हें टॉर्चर करने का ऑर्डर देता है, इसलिए वो लोग शैंग की एक टांग को उस टाइम तक हिट करते हैं जब तक कि वो टूट नहीं जाती, जबकि यांग धीरे धीरे एक एक करके एना के खूबसूरत नाखून उतार देता है। लेकिन उन्हें सबक सिखाने के बाद भी लू जिम
को माफ नहीं करता और उसे शूट करके मार डालता है। वापस अपनी बैरिकों की तरफ जाते हुए एना, जो कि काफी ज्यादा थकी हुई थी और उसने भागने का पक्का इरादा कर लिया था, वो बस की विंडो से जंप कर देती है और इसके बावजूद कि लू का एक आदमी उसका पीछा कर रहा था, लेकिन फिर भी एना वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाती है। वो फौरन से पुलिस स्टेशन आती है और इस पूरे इंसिडेंट की रिपोर्ट पुलिस को करती है, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि वो पुलिस वाले भी लू के आदमी थे। वो लोग एना को पकड़ के बंद कर देते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाती। कुछ ही देर में लू के लोग उसे लेने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन वो उसे बैरिक में ले जाने की बजाय उसे बैग में बंद करके समंदर में फेंक देते हैं। ये सारा इंसिडेंट रिकॉर्ड करने के बाद एना को बाहर निकाल लिया जाता है और ये सब कुछ यांग ने इसलिए किया था क्योंकि वो वाकई में एना से प्यार करने लगा था। यांग यहाँ एना को उसका पासपोर्ट भी वापस कर देता है और उसे वहाँ से जाने का कहता है और इस तरह यांग ने एना की फेक डेथ का नाटक रचाया था। कुछ दिनों बाद सियाओ सोंगयू से मिलती है उस इंसिडेंट के बारे में मजीद कुछ जानने के लिए जो इंसिडेंट यान के साथ हुआ था। सोंगयू से सब कुछ जानने के बाद वो लोग इस वजह से शॉक में थे कि कैसे लोग एना के फेस को यूज करके ऑनलाइन गैम्बलिंग को प्रमोट करते थे। इसलिए सियाओ अब अपने बहुत से ट्रूप्स मोबिलाइज करती है एक ऐसे ऑफिसर की तलाशी लेने के लिए जहां गैम्बलिंग को प्रमोट किया जाता था और इस तरह आखिरकार लू के लोग एक एक करके अरेस्ट होने लगते हैं, जबकि सियाओ को इन्वेस्टिगेशन में उस कन्वर्सेशन से हेल्प मिलती है जो कि एना और टियान के दरमियान हुई थी। इधर एना जो कि अपनी मदर के घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वहां तो पहले ही पुलिस पहुंच चुकी थी। वो उन्हें फेक पुलिस समझ के वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ के सियाओ के पास ले आते हैं, जहां एना की एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद सियाओ ये सब कुछ अपने डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स के साथ डिस्कस करती है, जो कि जल्द से जल्द लू को पकड़ने और उसके ऑनलाइन गैम्बलिंग बिजनेस को रोकने के लिए ऑपरेशन स्टार्ट करने का डिसीजन लेते हैं। और इसके लिए सियाओ और उसकी स्पेशल टीम लू के एक ऐसे ग्रुप की जासूसी करते हैं जो कि अक्सर एक रेस्टोरेंट से सैंडविचेस ऑर्डर किया करते थे। वो लोग एक सैंडविच सेलर की हेल्प से शैंग को एक मैसेज भेजते हैं जिसमें उसे इमरजेंसी फायर अलार्म टर्न ऑन करने का कहा गया था। शैंग बिल्कुल ऐसा ही करता है और फायर अलार्म के एक्टिवेट होते ही सियाओ और उसकी स्पेशल टीम फायर ऑफिसर्स के रूप में उस बिल्डिंग के बाहर पहुंच के उसे घेर लेते हैं, जहां हम काफी सारे बच्चों को देखते हैं और हमें पता चलता है कि लू के ग्रुप ने अपना हेडक्वार्टर उस टाइम शिफ्ट कर लिया था जब लू ने कुछ एम्प्लॉयज को घर भेजा था और अब उनका हेडक्वार्टर एक स्कूल की फाउंडेशन से अटैच था, जिसे सबसे पहले वहाँ मौजूद बच्चों से खाली करवा लिया जाता है। इसके बाद वो आसपास की बिल्डिंग्स को चेक करने लगते हैं। लू को भी पता चल चुका था कि पुलिस उनके हेडक्वार्टर में एंटर हो चुकी है उस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से जो कि एना से उन्हें मिली थी। इसलिए लू इस वजह से शॉक्ड हो जाता है कि एना भी जिंदा थी। तभी लू की बुरी नजर को देखते हुए यांग अचानक से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन लू किसी तरह उसके अटैक से बच जाता है और यांग को गन पॉइंट पे ले लेता है। वो यांग को कंट्रोल रूम में ले जाकर सारी की सारी सीसीटीवी कैमरा की फुटेज डिलीट करने का कहता है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि लू का दिल भी बाकी इंसानों जैसा था, लेकिन उसके बिग बॉस चा के ऑर्डर्स पर उसे क्रूएल बनना पड़ता था। ये जानने के बाद कि पुलिस ने उस जगह को घेरे में ले लिया है, वो अपने आदमियों को सारे कंप्यूटर्स डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देता है। इसी दौरान लू शैंग से मिलता है और उसे वो अपनी बेटी को उसकी एक्स वाइफ के पास ले जाने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि उसे पता था कि पुलिस के साथ कोऑपरेशन करने के कारण शैंग को कुछ नहीं कहा जाएगा। शैंग को उसकी एक्स वाइफ का एड्रेस देने के बाद लू अपनी लग्जरी वॉच अपनी बेटी के बैग में डाल देता है ताकि उसकी वाइफ उसकी बेटी की एजुकेशनल कॉस्ट पूरी कर सके। खैर कुछ ही देर में सियाओ और उसकी टीम लू, यांग और उनके बाकी ग्रुप मेंबर्स को पकड़ लेती है। तभी शैंग वहाँ आके लू से उसका सेल फोन मांगता है ताकि वो उसका सारा क्राइम ही डिसमेंटल कर दे। ये सुनकर लू उसकी तरफ अपना फोन फेंकता है। सियाओ जब ये देखती है तो वो फौरन से उसे उठाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी यांग उस पे गोली चला देता है, जिसके कारण पुलिस उसे शूट करके मार डालती है। लू के लोग ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिलिट्री फोर्सेस वहाँ आके उन्हें फिर से पकड़ लेती हैं। खुशकिस्मती से लू की बेटी को भी बचा लिया जाता है और शैंग एक बार फिर से एना से मिलता है, जो कि अब पुलिस से कोऑपरेट करने के लिए तैयार था। इसके बाद हमें 4 साल बाद यानी कि 2022 का टाइम दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने अब तक ऑनलाइन गैम्बलिंग और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क फ्रॉड के लगभग 1 मिलियन केसेस पकड़ लिए थे और इसके लिए उन्होंने 1.5 मिलियन सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया था, जिनमें लू का बॉस चा भी शामिल था। उन्होंने ऑलमोस्ट 9,000 युआन के फंड्स भी फ्रीज किए थे, जबकि ऑनलाइन गैम्बलिंग में इन्वॉल्व डीलर्स के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए जाते हैं और इस तरह वो अपनी कम्युनिटी के बहुत से लोगों को उनका पैसा वापस लौटाने में कामयाब हो गए थे। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।